जीएस एक्सप्लेन के बीपीएससी फाउंडेशन सीरीज के 5000 एमसीक्यू सीरीज के अगले एपिसोड के साथ में, ये जो है ये तीसरा एपिसोड है। इसके साथ हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में हम फिर से प्रस्तुत हैं। यहाँ पे जो है फाउंडेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस यहाँ पे अलग अलग एग्जामिनेशंस में जो पूछा गया है, ये आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए एपिसोड है। हम देखते हैं आज के सेलेक्टेड क्वेश्चंस। भारत के नए राज्यों के उद्भव के काल क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? ठीक है, तो ये ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस होगा वो सही ऑप्शन है गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आपको एमसीक्यू करवाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपको फैक्ट के बारे में बताना। ठीक है, अगर मुझे एमसीक्यू करवाना होता आप लोगों से तो फिर मैं पीपीटी के थ्रू आपसे करवाता। ठीक है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट रिलेटेड जो है कंटेंट, उस पे ज्यादा मेरा फोकस है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को मगअप कर पाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन में देखते हैं इसका। ठीक है, गोवा, गोवा को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1987 में मिला था। ठीक है, भारत ने 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति की और उसके बाद अनुरोध किया जो भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली प्रदेश को भारत को सौंप दिया जाए। ठीक है, परंतु पुर्तगाल ने अपने भारतीय परिक्षेत्रों की संप्रभुता पर बातचीत करना अस्वीकार कर दिया। फिर हुआ क्या, जो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा दमन द्वीप के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया। तो आपसे पूछा जा सकता है ये ऑपरेशन विजय जो है किस चीज के लिए था? ठीक है, तो ये जो पुर्तगाली का जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट था उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, गोवा दमन और द्वीप, ये तीन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था बचा हुआ पुर्तगालीज का, ठीक है, तो उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन विजय को जो है संचालित किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, गोवा दमन द्वीप जो है का एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र बना, ये भारत के कंट्रोल में आ गया। फिर बाद में 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया और गोवा को भारत का 25वां राज्य, पूछा जा सकता है गोवा जो है भारत का कौन सा नंबर का राज्य था, तो वो है 25वां नंबर का राज्य है, वो बना। जबकि दमन द्वीप जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन था छत्तीसगढ़ के बारे में, वो जानते हैं हम। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है इसका फाउंडेशन जो है वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका गठन जो है 26वें राज्य के रूप में हुआ था। पहले जो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत था और इसका छत्तीसगढ़ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि एक समय, किसी समय में इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे। ठीक है, मतलब 36 जो है फोर्ट थे यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। बाद में फोर्टों की संख्या बढ़ती गई लेकिन फिर भी इसका नाम छत्तीसगढ़ ही रहा। ठीक है, तो ये आप दूसरा जो है फैक्ट, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ था, नए राज्यों का, जिसमें से एक है छत्तीसगढ़, जिसका पहले नंबर पे 1 नवंबर को जो है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 26वें राज्य के रूप में। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का जो है वो गठन किया गया। इसका पहला जो नाम था उत्तराखंड का, ये था उत्तरांचल। ठीक है, ये उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, इसमें कई वर्षों का आंदोलन था। ठीक है, ये जो भारत का है ये 27वां राज्य था। कौन सा राज्य था ये? 27वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया। सन 2000 से लेकर के 2000 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, इसको नए राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप, मतलब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इसको नया राज्य के रूप में स्थापना किया गया।
तो पहला नवंबर हो गया आपका छत्तीसगढ़, 9 नवंबर हो गया उत्तराखंड, और सबसे एक फेमस और है वो है झारखंड, जिसका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। 15 नवंबर ये जो है झारखंड के लिए, झारखंड राज्य के जो डिमांड करने वाले सबसे पहले जो थे बिरसा मुंडा, उनके जन्मदिन के मतलब उनका भी जन्मदिन जो है वो 15 नवंबर को ही है। ठीक है, तो उन्हीं के जन्मदिन के समय में मतलब उसी डेट को इम्पोर्टेंस माइलस्टोन रखने के लिए ये किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। ये जो है इसकी राजधानी रांची है। ठीक है, ये जो है दक्षिण मतलब बिहार के दक्षिण भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश की सृजन की गई। ठीक है, बहुत सारे शहर हैं इसमें बड़े बड़े, जिसमें से इसके अलावा जो है धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर है। ठीक है, इंडो आर्यन भाषा में, इंडो आर्यन मतलब जो हम हिंदी बोलते हैं, संस्कृत मेन जो है संस्कृत। ठीक है, उस भाषा में, ठीक है, इसका जो है झार शब्द का अर्थ जंगल होता है, अखंड का मतलब होता है भूमि। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रदेश का नाम हो गया झारखंड, अर्थात वन भूमि। ठीक है, और साथ में इसको छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे जो है वो छोटा नागपुर प्रदेश भी बोला जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान पे रखना है। इस राज्य की मांग के लिए जो इतिहास है 100 साल पुरानी है। ठीक है, जब 1938 ईस्वी में जयपाल सिंह जो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी थे, उस समय के भारतीय हॉकी के खिलाड़ी थे, जिन्होंने खेलों में भारतीय हॉकी टीम की कप्तान का भी दायित्व निभाया था, ने पहली बार तत्कालीन बिहार राज्य के दक्षिण जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का विचार रखा था। तो मे भी पूछा जा सकता है, स्पेशली झारखंड से जो लोग बिलोंग करते होंगे या झारखंड पीसीएस के प्रिपरेशन करते होंगे, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यह विचार जो है 2 अगस्त 2000 ईस्वी में साकार हुआ, जब संसद ने इस संबंध में एक बिल पारित कर दिया। ठीक है, राज्य की गतिविधियां मुख्य रूप से राजधानी रांची और जमशेदपुर, धनबाद तथा बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्रों से सबसे प्रभावित होती है। इसका जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड के राज्य के रूप में किया गया। ये भारत का जो है वो 28वां प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। पहले गोवा हो गया आपका 25वां, 26वां हो गया आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड हो गया आपका 27वां, और ये जो है झारखंड आपका हो गया 28वां। तो ये हो गया आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ये हो गया आपका 9 नवंबर 2000 ईस्वी, ये हो गया छत्तीसगढ़ आपका हो गया 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये तीनों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। और ये गोवा जो है वो 1987 में इसका गठन हुआ। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? ठीक है, हरियाणा का राजकीय पशु है वो कृष्ण मृग है। ठीक है, जो मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, लेकिन ये जो है पाकिस्तान और नेपाल में भी इसकी छोटी आबादी पाई जाती है। अफ्रीका के स्याह मृग को भी कृष्ण मृग कहा जाता है। भारत में जो कृष्ण मृग है उसको, काले हिरण को, इसको भारतीय कृष्ण मृग भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है किसी भी स्टेट का एनिमल, फ्लावर, बर्ड फ्लाई, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन होता है, वनडे एग्जामिनेशन होता है, उसमें आ जाए। अगला है कौन सा राज्य है इनमें से जिसमें मोंग मोंग त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, तो मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा में से जो नागालैंड राज्य है, इसमें जो है ये मोंग मोंग त्योहार जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम मतलब पढ़ते हैं क्या है एक्सप्लेन। मोंग मोंग त्योहार जो है वो नागालैंड के तुएनसांग और किफायर जिलों से संगठन जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ये जनजाति आपको थोड़ा सा याद रखना है, संगठन जनजाति है। ठीक है, जो नागालैंड में रहने वाला है ट्राइब। ठीक है, उसका जो है ये मोंग मोंग जो है त्योहार वो लोग मनाते हैं। ठीक है, यह हर साल जो है 1 से लेकर के 6 सितंबर को उत्साह, क्षमा और प्रार्थना के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जनजाति और उसके राज्य को मिलाना है। ठीक है, तो यह है संग्राम, असम, आदि, अरुणाचल प्रदेश और अंगामी। ठीक है, इन जनजातियों को मिलाना है। तो इसमें से एक जो था उसको तो हटा दिया गया है। ये जो संग्राम है वो नागालैंड का है।
आदि हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश का, और अंगामी हो गया आपका नागालैंड का। तो ये नाम आपका ट्राइबल का ध्यान पे रखना है। अब है लिंगायत संप्रदाय के ऊपर में एक क्वेश्चन। ठीक है, ये दो इसमें दिया हुआ है, मतलब इस संप्रदाय की स्थापना बसव ने की थी। ठीक है, और इस संप्रदाय में उपवास को अर्थहीन माना गया है। ठीक है, तो इसमें से दोनों आंसर सही है। ठीक है, लिंगायत के बारे में जानते हैं, ये जो आपका भक्ति मोमेंट हुआ था उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक में से ये एक टॉपिक है। ठीक है, जब हम हिस्ट्री का कवर अप करेंगे, सीरीज बनाएंगे, तब इसमें सारे पूरे डिटेल्स के साथ में सारे पे हम जो है वो वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। लिंगायत आंदोलन की शुरुआत जो है वो 12वीं सदी में हुई थी। बसव जो है लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किए थे। तो पहला पूछा जा सकता है कब हुआ था, इस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है 12वीं सदी में हुआ था। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे, तो वो है बसव। ठीक है, बसव को माना जाता है लिंगायत। इस संप्रदाय का जो वर्णन है वो है बसव पुराण, मतलब बसव के मतलब जितने भी इनके ऊपर में था पूरा संप्रदाय का जो भी डिटेल्स है वो है बसव पुराण में। तो ये आपको ध्यान पे रखना है जो पहले। तो ये जो लिंगायत है, ठीक है, तो लिंगा से ये रिलेटेड है, तो ये है शिव के उपासक थे। ठीक है, नाम से ही ये जो है क्लियर है। ठीक है, मुक्ति पाने के लिए भक्ति को आवश्यक मानते थे। इन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की, उपवास बलिदान को अर्थहीन बताया। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है आर्ट एंड कल्चर टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पूछ देगा। मतलब जो अब जो बीपीएससी का न्यू पैटर्न है उसमें दो तीन ऑप्शंस को लेकर के एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस बनाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वैसे भी जो पुराने पैटर्न पे जो भी एग्जामिनेशन हो रहा था तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो उनको तो पूरा याद ही कर गया है। ठीक है, तो न्यू क्वेश्चंस आएगा ही, तो न्यू क्वेश्चंस आएगा तो ये आपको आ सकता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी से ही, अब बीपीएससी जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आता है बीपीएससी का वो मैक्सिमम यूपीएससी से ही लिया जा रहा है। यूपीएससी में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है उसी के आधार पे जो है क्वेश्चनों का संकलन करता हूं और आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक क्रियाकल्प मतलब क्रियाकलाप के संदर्भ में किसे या किन्हें प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें से वानिकी, पशुपालन और व्यापार और परिवहन। तो आपको पता है व्यापार और परिवहन जो है ये प्राथमिक सेक्टर का नहीं है। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेक्टर का वो नहीं है। तो सिर्फ जो है ये वानिकी और पशुपालन जो है इसका जो है सही आंसर है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्योंकि पूछा गया है नहीं किया गया है, तो इसका मतलब सिर्फ ये मतलब ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। आपको ध्यान भी देना है, जैसे यूपीएससी में बहुत सारा होता है नोट नोट जो लगा रहता है ना, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नोट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों में तीन मुख्य क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका हो गया कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन। ये सब जितना है वो है आपका प्राइमरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का क्या हो गया आपका उत्खनन और विनिर्माण, ये दोनों जो है आपका द्वितीय सेक्टर का है। तृतीय क्षेत्र का हो गया आपका व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और टूरिज्म की सेवाएं जो है वो सारा आपका टर्सरी सेक्टर का है, मतलब तृतीय सेक्टर का ये है। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन में भी आ जाए कहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान पे रखना है। अब साइंस एंड टेक को देखते हुए जो हाल फिलहाल में जो भी न्यूज में आता है उसको भी मैंने इसमें मतलब कवर अप किया है। तो एक टर्म न्यूज में आता है, ठीक है, बहुत पहले आया हुआ था, तो उसमें क्या है स्टेफिलोकस एपिडर्मिस, इसका संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका जो है मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बग है ये। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसके बारे में पता जो लगा है वो है ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिकों ने। ठीक है, सभी ज्ञात एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति एक शानदार प्रतिरोधी की चेतावनी दी।
अभी क्या होता है ना, जो जिनको भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उससे एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो जिस चरण में हैं उस चरण में बहुत ज्यादा जो हाई पावर का एंटीबायोटिक है वो जो है दिया जा रहा है। बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें एंटीबायोटिक का जो है रेसिस्ट होता जा रहा है। ठीक है, और एंटीबायोटिक जब रेसिस्ट हो जाता है उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करेगा उस इंसान पे, और कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो उससे उसका मौत हो सकता है। अभी दुनिया के बहुत सारे विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में बहुत सारा जो है जो मरने वालों की संख्या जो है ये एंटीबायोटिक जो है रेसिस्टेंट होने के कारण ज्यादातर जो है वो संख्या आता जा रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में एक बैक्टीरिया का जो है पता लगा है जो हाईली जो है एंटीबायोटिक रेसिस्ट है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया जिसे हम स्टेफिलोकस एपिडर्मिस के रूप में जानते हैं, बेहतर ज्ञात और अधिक घातक जो मार्स मतलब MRMS सुपर एज से संबंधित है। ठीक है, जैसे कोविड जिसका आ रहा है ना उसी में से सीरीज का ये भी है एक। ठीक है, यह प्राकृतिक रूप से मानव त्वचा पर पाया जाता है और ज्यादातर उन बुजुर्ग और रोगियों को संक्रमित करता है जिनके पास कृत्रिम सामग्री होती है। कृत्रिम सामग्री का मतलब है कैथेटर, और जो है जो ये आपका ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हुआ रहता है मतलब घुटने का प्रतिस्थापन हुआ रहता है, उन लोगों को जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो कैथेरेटर है मतलब कैथेटर है वो जो होता है एक थिन ट्यूब होता है मेड फ्रॉम मेडिकल ग्रेड मटेरियल सर्विंग ए ब्रॉड रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब ये जो है आपका मेडिकल ग्रेड मटेरियल के द्वारा बना हुआ मतलब थिन पतला पतला ट्यूब होता है, जैसे बाईपास सर्जरी वगैरह सब जब होता है तो उसमें वो यूज किया जाता है। ठीक है, मेडिकल डिवाइस है, इसको इंसर्ट किया जाता है बॉडी में टू ट्रीट डिजीज और परफॉर्म ए सर्जिकल प्रोसीड्यूर। जैसे बहुत सारा होता है ना मतलब लेजर से आपका ऑपरेशन होता है या कुछ भी होता है। ठीक है, तो उसमें इस तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। और दूसरा आपका हो गया नी रिप्लेसमेंट। इसमें भी इसको आप जो है इसमें सर्जिकल प्रोसीड्यूर होता है जिसमें आपको जो जो वेट बियरिंग सरफेस होता है नी ज्वाइंट का वो अगर सही नहीं नहीं हो और वो डिजेबिलिटी बना रहता है तो इसको जो है सर्जरी करके उसको दूसरा जो है आर्टिफिशियल उसमें लगाया जाता है। तो इस तरह के लोगों को जो है ये जो बीमारी है आपका एस्टेफिलोकस एपिडर्मिस, इस तरह के बैक्टीरिया से उसके इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है बहुत ज्यादा है। ये जो है हाईली रेसिस्टिव है। ठीक है, मतलब ये अगर एक बार हो गया अगर तो अभी जो भी ज्ञात मतलब एंटीबायोटिक है उनसे इनका इलाज संभव नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो टांसले ने जो है इसका क्या था। ठीक है, परिस्थितिक तंत्र जो है शब्द का प्रयोग जो है वो एजी टांसले ने किया था सर्वप्रथम। ठीक है, ये वातावरण जीव समुदाय के पारस्परिक क्रियाओं को परिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो एबायोटिक अबायोटिक जो कंपाउंड होते हैं जो भी किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है, तो उसके बीच में जो आपका एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं। वर्ना और मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? वो है कृष्णा की सहायक नदी। ये कृष्णा रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट जो है वो पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। वर्ना, मूसी, कोयान, दूध गंगा आदि जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन जो है हो गया ये सही हो गया। तो ये आपको याद रखना है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हरियाणा के किस जिले में है? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी किस राज्य में है, तो वो है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के किस राज्य में है तो वो है सोनीपत। ठीक है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है वो हरियाणा राज्य के सोनीपत में एक नियोजित शिक्षक शिक्षा शहर है। ठीक है, शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और सोनीपत शहर के नगर निगम और शहरी समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है वन लाइनर में, जो भी वन डे एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछ देगा, तब से आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका
पनबिजली परियोजना और उससे रिलेटेड जो है रिवर के बारे में है। ठीक है, ये पूछ रहा है जो किशन गंगा परियोजना जो है इसका चेनाब से है या नहीं। बगलिहार बांध जो है वो सतलज नदी से है या नहीं। और पाकल डल बांध जो है वो रवि नदी पे है कि नहीं। तो इनमें से जो है कोई भी सही नहीं है। ठीक है, किशनगंज परियोजना जो है वो नीलम नदी के ऊपर में बना हुआ है। ठीक है, और बगलिहार बांध जो है वो चिनाब नदी के ऊपर में है। और पाकल डल बांध जो है वो भी जो है वो चिनाब नदी के ऊपर में बना हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा ये डैम्स पे क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको वो ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदा में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने वाले प्रयुक्त शब्द था। ठीक है, तो वो शब्द जो है वो है कीटक। ठीक है, ऋग्वेदा में बिहार क्षेत्र को कीटक और इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को ब्रात्य के रूप में संदर्भित किया गया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ब्रात्य जो है वो मगधों के पूर्वज थे। ठीक है, प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार वैदिक ग्रंथों में मगध राज की उपस्थिति 600 ईसा पूर्व में पहले दर्ज की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे नेशनल पार्क पे बहुत सारा क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये है डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य में। ठीक है, तो ये है राजस्थान। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क ये यूपीएससी में भी आ चुका है। ये जो सेम ये दो स्टेट के बारे में वो पूछा गया था, जो किन दो स्टेटों में वो है, मतलब किन दो डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है, तो ये यूपीएससी में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें रखा है। ये है डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, यह पार्क थार रेगिस्तान के पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, थार रेगिस्तान जो है उसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें से 20% जो है हिस्सा वो कवर करता है, मतलब जो रेतीला वो होता है। ठीक है, यहाँ पे रेगिस्तानी लोमड़ी, बंगाल लोमड़ी, ये सब जो रेगिस्तानी बिल्ली, भेड़िया, हाथी, काला हिरन, चिंकारा का ये जो है ये निवास स्थान है। तो पूछा जा सकता है डेजर्ट नेशनल पार्क जो है किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो है बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से स्टेट में, तो वो है राजस्थान स्टेट में। भारत में किस व्यक्ति की स्मृति में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इजी है, ये है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम पे, मतलब 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वो प्रसिद्ध शिक्षक, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। अब हम पॉलिटी के क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है। ठीक है, मौन की स्वतंत्रता, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, प्रदर्शन या धारणा का अधिकार लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं, टेलीकास्ट का अधिकार यानी सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई एक अधिकार नहीं है। साथ में ही अगला है किसी के विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों का प्रचार का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन सही है। हम पहले इस पे एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किए हुए थे, जो कुछ कुछ जो है वो रेस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, उन रेस्ट्रिक्शनों को छोड़ करके ये सारा अधिकार जो है हमें मिलता है आर्टिकल 19 के तहत। इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखते हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों, विश्वासों विश्वासों को मुंह के शब्द, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था सरकार की गतिविधियों के जैसे आरटीआई इसके लिए जो है वो बना था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल है: प्रेस की स्वतंत्रता, मौन की स्वतंत्रता, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, प्रदर्शन या धरना का अधिकार लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है स्पेशली बना दिया गया है धरना के लिए। ठीक है, जिसको मेजर करना होता है
तो दिल्ली में रामलीला मैदान है। छोटा मुहूर्त प्रदर्शन करना होता है तो आपको बताना है वो कहाँ पे लोग जो है जाकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। अगला है किसी के विचारों को प्रदर्शित मतलब प्रचारित करने का अधिकार, और दूसरे के विचार को भी वो प्रचारित कर सकता है। ठीक है, टेलीकास्ट करने का अधिकार। और सरकार का मतलब, इसका मतलब है सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि पर एकाधिकार नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट जो है इस पे रेगुलेशन लाने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप ऐसे मतलब लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए अगर कोई ऐसा मतलब झूठा अखबार मतलब झूठा जो है न्यूज अगर कहीं पे वो प्रसारित कर रहा है तो वो जो है ये राइट जो है गवर्नमेंट इस पे कर्टाइल करने वाला है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नई तालीम के शैक्षिक पाठ्यक्रम का सिद्धांत का प्रयोग शिक्षाओं पर आधारित है। किसके शिक्षाओं पे? तो नई तालीम के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में इस पे ये न्यूज में था। ठीक है, तो ये जो नई तालीम जो है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ठीक है, हाल ही में मानव संसाधन मंत्री द्वारा महात्मा गांधी की नई तालीम बुनियादी शिक्षा पर आधारित अनु अनुभवात्मक अधिगम पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें गांधी के नई तालीम के बुनियादी सिद्धांतों के साथ साथ स्कूलों के लिए काम और शिक्षा पाठ्यक्रम डीए मतलब डी एड और बी एड और शिक्षकों के लिए संकाय विकास का कार्यक्रम शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये गांधी जी के जो है बुनियादी शिक्षा पर ये आधारित है। ठीक है, तो नई तालीम का जो है संबंध वो गांधी जी से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद में राज्य में कुल विधायकों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। साथ में ये बोलते हैं और 40% से कम सदस्य नहीं होगा। ठीक है, वर्तमान में 8 राज्यों में विधान परिषद है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है, दूसरा गलत है। तो देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत एक राज्य की विधान परिषद में राज्य की कुल जनसंख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। जो बड़ा राज्य है, ठीक है, तो वहां पे है 1/3। जो छोटा राज्य होगा वहां पे जो है 40 से कम सदस्य नहीं होगा। अगर विधान परिषद का जो है गठन किया जाएगा तो उसमें मिनिमम 40 जो है वो मेंबर होंगे ही। अगर छोटा राज्य होगा तो 40, अगर बड़ा राज्य है, ठीक है, तो वहां पे जो है 1/3। ठीक है, तो आपको बताना है जो बिहार में जो है विधान परिषद का मतलब कितना जो है स्ट्रेंथ है। अभी प्रेजेंट में जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के रूप में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तभी जो प्रेजेंट में कितना है, 6 राज्य में ही है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का और आंसर बताना है। जो विधान परिषद से का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत जो है अधिकार मिलता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कैंडियन वन्य जीव अभयारण्य है? ठीक है, तो कैंडियन वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, कैंडियन वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह जो है एक हाथी आरक्षित भी है। ठीक है, ये जो अभयारण्य है वो केंगल और केंगल नदी और कैंडियन नदी में इस अभयारण्य से जाकर के बहती है। इसी कैंडियन नदी के नाम के ऊपर में यह अभयारण्य का नाम कैंडियन वन्य जीव अभयारण्य रखा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार सकता है। ठीक है, और अगला है उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके रिट का मतलब हो गया मतलब 5 तरह के रिट मिलता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो ये जो रिट है जो मिलता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के रूप में मिलता है। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। और आर्टिकल 226 के तहत जो है ये हाई कोर्ट
को भी रिट संबंधी जो है पावर मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन में जानते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचार अपने आप में मूल अधिकार है। ठीक है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये गार्जियन है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, तो ये जो है आपका उसको वो नकार नहीं सकता है। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसीलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार नहीं सकता है। तो ये दोनों कथन जो है वो गलत हो गया। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद के तहत शक्तियां प्रदान नहीं करती है। यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट से है, वहां पे अदर के लिए भी ज्यादा मिला हुआ है उच्च न्यायालय को। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय को मूलाधिकारों का रक्षक गारंटी देने वाला बताया गया है। ठीक है, तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में इसका रक्षक भी है और गारंटी देने वाला भी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान पे रखना है। पूछा जा सकता है जो कौन जो है इसका प्रोटेक्टर है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे है आपका बद्रीनाथ, अलकनंदा, केदारनाथ, पिंडार गंगा, गंगोत्री, भागीरथी, यमुनोत्री, यमुना। तो यहाँ पे जो आपका केदारनाथ जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है, ये बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा का जो है वहां पे उद्गम स्थल है। केदारनाथ से जो है वो मंदाकिनी नदी निकलती है। गंगोत्री से जो है वो भागीरथी नदी का उद्भव स्थल है और यमुनोत्री से यमुना नदी का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलायत झील राजस्थान के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ठीक है, तो ये है बीकानेर से ये जो है डिस्ट्रिक्ट में ये कोलायत झील है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सांख्य दर्शन के प्रेरणा कपिल मुनि ऋषि की तपोभूमि और आश्रम भी स्थित है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिवर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है। साथ में ये जो झील है वो है मीठे पानी का झील है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान पे रखना है। किस चित्रकार को ब्रिटिश सरकार की ओर से केसर ए हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो राजा रवि वर्मा। तो जो भी हम अभी के समय में पेंटिंग्स देखते हैं देवी देवताओं के ऊपर में, जो पुराना पेंटिंग सब था, वो सारा पेंटिंग जो है इन्हीं के द्वारा वो प्रचलित किया गया था। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1904 में ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन, ठीक है, राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। ठीक है, राजा रवि वर्मा जो है वो भारत के विख्यात चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य संस्कृत के पात्रों का चित्रण किया। ठीक है, जैसे बहुत सारा जो आपका मैथोलॉजिकल बुक था शुरू के समय का, उसमें से बहुत सारे बुक के ऊपर में उन्होंने बनाया। ठीक है, इनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल इनके चित्रों में दिखता है। वडोदरा जो है गुजरात स्थित लक्ष्मी विलास महल के संग्रह में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। वर्ष 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिग्रहित कर लिया था? ठीक है, तो अंग्रेजों ने किसे कर लिया था पहले? दिल्ली को। पहला सेंटर मेरठ, दूसरा सेंटर था दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था मुगल का, तो इसी पे सबसे पहले उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, तो कैप्टन निकोलसन, पूछा जा सकता है दिल्ली के जो कंट्रोल किया था उस अंग्रेजी अधिकारी का क्या नाम है, तो वो है कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः अधिग्रहित कर लिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। पहला था ये। दूसरे नंबर पे किसे अधिग्रहित किया गया ये आपको कमेंट्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया?
ठीक है, तो ये इन चारों में से पिट इंडिया एक्ट, फिर 1781 का संशोधात्मक अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में से किसे जो है, जो सेपरेशन ऑफ पावर जो पहली बार जो शुरू हुआ था, मतलब जो आपका एजुकेटिव है और जुडिशियरी, इस दोनों को अलग करने के लिए पहली बार सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया, तो वह है 1781 का संशोधात्मक अधिनियम। ठीक है, इसका जो प्रमुख प्रवक्ता था वो गवर्नर जनरल, मतलब प्रमुख प्रावधान जो था वो गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में संबंधों का सीमांकन करना था। ठीक है, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से दिए गए अपने कार्यों के लिए उच्च सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। ठीक है, उसके ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय जो हो वो का कंट्रोल वो नहीं रहेगा, वो अपने मन से अपना जो है कर सकते हैं। प्रसिद्ध शासक मेहदी राय का संबंध किस वंश से था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चेरो वंश, सेन वंश, सेन राजवंश, पाल वंश और कर्नाट वंश। तो यहाँ पे चेरो वंश से जो है ये इनका संबंध था। ये जो मेहदी राय है वो चेरो वंश के एक छोटा आदिवासी राजा था, का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, ये मध्यकाल के दौरान बिहार में कई छोटे आदिवासी राज्य उभर कर सामने आए थे, जिनमें से चेरो राज्य भी एक था। ठीक है, चेरो राज्य ने सारण, शाहबाद, भोजपुर, चंपारण, पलामू, मुजफ्फरपुर जिले में अपना शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 300 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया, जब तक मुगल नहीं आया था तब तक इनका राज्य चला था। मेहदी राय ने गया, दाऊदनगर, अरवल और रामगढ़ तक अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। ठीक है, वर्ष 1634 के अंत में राय की मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र राजा प्रताप राय शासक बना और अंत में चेरो वंश राजवंश को मुगल राजवंश में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये आज का जो है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये एपिसोड मेनली आपके फाउंडेशन के लिए बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये जो है बेनिफिट मिले। इसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका कलेक्शन लाऊंगा और ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत सारे जगह से आपको खुद एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप ये सीरीज देखने के बाद आपका पूरा प्रिपरेशन खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।